15 जनवरी 2025 को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक योल को महाभियोग के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ की उनकी घोषणा से देश में राजनीतिक उथल पुथल को और बढ़ावा मिला। यद्यपि एक दिन बाद मार्शल लॉ को हटा भी लिया गया, लेकिन जनाक्रोश, बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और त्वरित विधायी कार्रवाई के कारण इन पर महाभियोग चलाया गया। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ये मार्शल लॉ होता क्या है, कैसे दक्षिण कोरिया का मार्शल लॉ भारत के मार्शल लॉ से भिन्न है, क्या भारत में मार्शल लॉ का उल्लेख संविधान में हमें मिलता है, मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल एक दूसरे से भिन्न कैसे है। मार्शल लॉ यानी कि सैन्य शासन, इससे तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहां नागरिक प्रशासन सैन्य अधिकारियों द्वारा सामान्य कानून से इतर बनाए गए अपने स्वयं के नियमों और विनियमों द्वारा संचालित होता है। इस प्रकार के शासन में अधिकरणों द्वारा सामान्य कानून एवं प्रशासन का निलंबन कर दिया जाता है। अब प्रश्न आता है कि आखिर यह मार्शल लॉ कब लागू होता है। दोस्तों, यह कानून लागू होता है तब जब सरकार को व्यापक नागरिक अशांति, प्राकृतिक आपदाओं या आक्रमणों से खतरों का सामना करना होता है। कि जब यह सैन्य शासन लागू होता है या मार्शल लॉ लागू होता है तो सैन्य प्राधिकारी द्वारा सामान्य नागरिक कार्यों के साथ साथ राज्य की सुरक्षा का नियंत्रण भी अपने हाथ में ले लिया जाता है। इसमें स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, कर्फ्यू, कानून प्रवर्तन और सार्वजनिक व्यवस्था में सैन्य भागीदारी शामिल होती है। दोस्तों, प्रश्न आता है कि दक्षिण कोरिया का मार्शल लॉ भारत के मार्शल लॉ से किस प्रकार से भिन्न है। इसके लिए सबसे पहले हमें दक्षिण कोरिया के मार्शल लॉ के बारे में जानना होगा। कोरिया गणराज्य में संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार युद्ध, सशस्त्र संघर्ष या इसी तरह की राष्ट्रीय आपात की स्थिति के दौरान जब सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा एवं व्यवस्था के लिए सैन्य बलों की आवश्यकता होती है तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ घोषित किया जा सकता है। मार्शल लॉ वारंट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस, सभा और संघ जैसे अधिकारों के संबंध में विशेष उपाय करने की अनुमति देता है। संविधान मार्शल लॉ के तहत नियमित न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों के निलंबन या परिवर्तन की अनुमति भी प्रदान करता है। भारत में मार्शल लॉ के बारे में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 34 के विषय में भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। भारत में मार्शल लॉ की अवधारणा इंग्लिश कॉमन लॉ से लिया गया है। हालांकि संविधान में कहीं भी मार्शल लॉ का उल्लेख या मार्शल लॉ की परिभाषा हमें नहीं मिलती है। अनुच्छेद 34 के तहत मार्शल लॉ की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से बिल्कुल पूर्णतः भिन्न होती है। अनुच्छेद 34 संसद को किसी सरकारी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को किसी ऐसे क्षेत्र में जहां मार्शल लॉ लागू हो, व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के संबंध में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए क्षतिपूर्ति देने का अधिकार देता है। संसद ऐसे क्षेत्र में मार्शल लॉ के तहत पारित किसी भी सजा, दिए गए दंड, जब्ती के आदेश या दिए गए अन्य कार्रवाई को भी वैध बना सकती है। पारित क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। संसद द्वारा पारित
क्षतिपूर्ति अधिनियम को किसी भी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दोस्तों, संविधान में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान भी नहीं है जो कार्यपालिका को मार्शल लॉ घोषित करने का अधिकार भी देता हो। मार्शल लॉ युद्ध, आक्रमण, बगावत, विद्रोह या कानून के प्रति किसी भी हिंसक प्रतिरोध जैसी असाधारण परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। मार्शल लॉ के दौरान सैन्य अधिकारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए असामान्य शक्तियां प्रदान की जाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि मार्शल लॉ की घोषणा से स्वतः ही बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट भी निलंबित हो जाती है। तो अब बारी आती है कि मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल में क्या अंतर है। हम बात करेंगे सबसे पहले मार्शल लॉ के बारे में। जब भी मार्शल लॉ लागू होता है, इसका प्रभाव केवल मूल अधिकारों पर पड़ता है। यह सरकार और साधारण कानूनी अदालतों को निलंबित कर देता है। यह किसी भी कारण से कानून का उल्लंघन और व्यवस्था को बहाल करने के लिए लगाया जाता है। यह देश के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में लगाया जा सकता है। संविधान में इसका कोई विशेष प्रावधान नहीं है, यह अंतर्निहित है। जब हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो यह न केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, बल्कि केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को भी प्रभावित करता है और संसद के कार्यकाल को भी यह बढ़ा सकता है। यह सरकार और साधारण कानून अदालतों को जारी रखता है। इसे केवल 3 आधारों पर लगाया जा सकता है। नंबर 1 युद्ध, नंबर 2 बाह्य आक्रमण और नंबर 3 है सशस्त्र विद्रोह। इसे या तो पूरे देश में या उसके किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है। संविधान में इसके विशिष्ट एवं विस्तृत प्रावधान हैं। यह पूर्णतः स्पष्ट है।